अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम मैस वेरिएशन को डिस्कस करेंगे या मैस इंक्रीज को डिस्कस करेंगे। याद रहे मैस वेरिएशन आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का थर्ड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अलावा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक मैस एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती, मैस भी एक वेरिंग क्वांटिटी होती है, रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। तो पहले हम इसके फार्मूला तक पहुँचने के लिए हम दो टर्म्स जैसा रूटीन में हम कर रहे हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में भी हमने किया कि प्रॉपर मैस यहाँ पर पहले डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर मैस ऑब्जेक्ट के उस मैस को कहेंगे जो एक ऐसा ऑब्जर्वर मेजर करेगा विच इज़ रिलेटिवली एट रेस्ट, यानी जो उस ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट रेस्ट में होगा। तो ऐसा ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट का जो मैस नोट करेगा उसको हम प्रॉपर मैस कहेंगे और इसको m नॉट से लिखेंगे। तो इसी तरह से जब हमारा मैस हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर मैस m नॉट मूव्स विद वेलोसिटी v relative to observer, its mass increases and is given by। तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी v तो उसका मैस इंक्रीज करेगा और वो जो इंक्रीज्ड मैस है उसको हम m से लिखेंगे और इसको रिलेटिविस्टिक मैस कहेंगे। और वो जो उसका इंक्रीज्ड मैस है वो इस फार्मूला से गिवन होगा कि m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। और चूँकि हमें पता है कि v c से कम होता है और जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि v और c की जो रेशो होगी वो लेस देन 1 आएगी और 1 में से जब लेस देन 1 क्वांटिटी माइनस होगी तो जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा इस क्वांटिटी का, इस टर्म का रूट लेने के बाद वो लेस देन 1 ही होगा। तो मतलब ये हुआ कि ये जो अंडर द रूट वाली टर्म है ये लेस देन 1 होती है, लिहाजा इसका मतलब ये होता है कि m इज़ ग्रेटर देन m नॉट। मतलब ये है कि m नॉट लेस देन 1 क्वांटिटी से डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि दूसरी साइड वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, तो m विल बी ग्रेटर देन m नॉट। लेकिन ये m नॉट अगर 1 से डिवाइड हो रहा हो तो इसका मतलब होता है m और m नॉट आपस में बराबर है। अगर m नॉट 2 से डिवाइड हो रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये m नॉट बड़ा है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तब वो m के बराबर आया। और यहाँ जो केस है यहाँ ये है कि m नॉट एक से कम क्वांटिटी लेस देन 1 क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है और लेस देन 1 क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एक छोटी क्वांटिटी है, लेस देन 1 क्वांटिटी से डिवाइड होगी तो ये थोड़ा बड़ा रिजल्ट देगी, थोड़ी इंक्रीज करेगी और इंक्रीज होकर वो m के बराबर आएगी। मतलब ये कि ये m बड़ा है m नॉट से। तो ये रिलेटिविस्टिक मैस है और ये प्रॉपर मैस है, तो रिलेटिविस्टिक मैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर मैस। अब हम देखते हैं यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है कि कैन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, तो ये पता भी हमें यहाँ से चल जाएगा क्योंकि हमारे पास फार्मूला आया, यहाँ से हमने यहाँ रिप्रोड्यूस किया कि m नॉट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। और चूंकि यहाँ हमने देखा कि ये लेस देन 1 क्वांटिटी है और m ग्रेटर देन m नॉट है, तो m जब बड़ा है तो इंक्रीज इन मैस का मतलब होता है इंक्रीज इन इनर्शिया। ये बात हमें याद रखना है कि मैस इंक्रीज का मतलब इनर्शिया की इंक्रीज होता है, क्योंकि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैस के। तो अगर इसको स्पेशल केस में ले जाएं v
रिलेटिव मोशन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो यहाँ c आ जाएगा, यहाँ भी c होगा, यानी v बराबर होगा c के। तो इस फार्मूला में यहाँ v की जगह भी c स्केयर आ जाएगा, c स्केयर बाई c स्केयर 1 देगा। तो 1 माइनस 1 जो होगा वो चूँकि 0 होगा, तो फाइनली ये m नॉट डिवाइडेड बाई 0 होगा, और समथिंग डिवाइडेड बाई 0 वी नो इट इज़ अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होता है। तो ये इनफाइनाइट मैस हो जाएगा। मतलब ये कि अगर रिलेटिव मोशन की स्पीड, अगर एक बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो तो उसका मैस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब चूंकि इनफाइनाइट मैस को मूव कराने के लिए इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होती है, तो इनफाइनाइट फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से अगर मूव करेगा तो उसके लिए इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होगी। उसका इनर्शिया इतना बढ़ जाएगा कि उसको मूव कराने के लिए इनफाइनाइट फोर्स चाहिए होगी, जो कि एवरीडे लाइफ में, रियल लाइफ में हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। अब हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि वाई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन एवरीडे सिचुएशंस, कि हमारी रोज़मर्रा डेली लाइफ में रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स क्यों महसूस नहीं होते, क्यों दिखाई नहीं देते, क्यों टाइम डायलेट नहीं करता, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती और मैस इंक्रीज़ नहीं करता। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इन एवरीडे सिचुएशंस वी डील विद एक्सट्रीमली स्मॉल स्पीड्स। हमारी जो एवरीडे सिचुएशंस में स्पीड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, रिलेटिव मोशन की स्पीड्स जो होती हैं वो इंतहाई कम होती हैं। वो स्पीड ऑफ लाइट का बहुत ही कम पार्ट होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट उससे बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तेज़ से तेज़ स्पीड फाइटर जेट्स की, सुपरसोनिक त्यारों की, या फिर राइफल से निकली हुई बुलेट की, तो ये स्पीड्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स कोई उन पर बहुत नुमायाँ दिखाई दें। अलबत्ता एक स्पीड का मैं यहाँ हवाला देता हूँ, जो है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, जो 30 किलोमीटर पर सेकंड है। देखने में ये भी काफ़ी ज़्यादा है। ज़मीन जो सूरज के गिर्द ऑर्बिटल मोशन कर रही है, ये उसकी स्पीड है ज़मीन की ऑर्बिटल मोशन की 30 किलोमीटर पर सेकंड। ये काफ़ी बड़ी स्पीड है, लेकिन इसको भी अगर देखें तो स्पीड ऑफ लाइट किलोमीटर पर सेकंड में 300,000 यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि ये स्पीड सिर्फ 30 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये स्पीड भी जो हमें बज़ाहिर बहुत बड़ी लगती है, स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में ये बहुत कम होती है। ये वजह है कि न्यूटन लॉज वैलिड होते हैं एवरीडे सिचुएशंस में। न्यूटन लॉज की वजह से जो मैस को, टाइम को, लेंथ को एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ माना जाता है, वो इजीली यहाँ पर ऑब्जर्वेबल होती हैं, क्योंकि यहाँ रिलेटिव मोशन की स्पीड्स इतनी ज़्यादा नहीं होती डेली लाइफ में। और अब अगली बात कि रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स फिर कहाँ प्रोमिनेंट होंगे, तो याद रखने की बात है कि रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स प्रोमिनेंट होंगे एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में, चूँकि एटॉमिक पार्टिकल्स की स्पीड्स c को अप्रोच कर रही होती हैं। तो एटॉमिक पार्टिकल्स जिनकी स्पीड अप्रोच कर रही हो स्पीड ऑफ लाइट को, तो उनमें रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स प्रोमिनेंट होते हैं। तो इस तरह से ये एक समरी हो गई कि डेली लाइफ में रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स कम स्पीड होने की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। थैंक यू।